अगर किसी एक फीमेल आर्टिस्ट में पोटेंशियल है, भाई मेल को चेंज कर दो अगर वो अच्छा गा रही है और वो अच्छा नहीं गा पा रहे हैं। भी बताया कि आपने शुरुआत जो अपने स्टेज शोज की करी वो नेगी जी के साथ करी, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार इतने बड़े इंसान ये बात बोल रहे हैं जिनके साथ मैंने इतनी गलतियां कर दी है। लग जा गले के फिर ये क्या ही है, वो फिर भगवान ही है। यहाँ पे लोग आपको आपकी पर्सनल लाइफ से भी जोड़ के ऐसे जज करते हैं। ऐसा होता है कि इतना ही मिल रहा तो क्या मिल रहा है, मतलब मुझे इतना करके भी। क्योंकि आप ही नहीं बहुत सारी सिंगर्स फेस कर रही होंगी ये चीज़ें। मेल सिंगर के साथ नहीं मैच हो पा रहा है या मैं स्केल उतना नहीं मैच कर पा रही हूँ तो फिर मैं हट जाऊंगी, फिर कोई और गा लेगा, ऐसा होता है। पर मेल सिंगर वही रहता है। स्टेज पे जाने से पहले मैम पहले बहुत डर लगता था। तो इस नाम के पीछे का क्या कारण है? नाम का एक्चुअली मेरा ये नाम नहीं था, मेरा नाम कुछ और था। नमस्कार, प्रणाम पहलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी मेहमान है उनकी आवाज़ लोगों के दिल तक छू जाती है, जिन्होंने उत्तराखंडी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक वरदान दिया है अपनी आवाज़ का। तो चलिए बात करते हैं प्रतीक्षा बमराड़ा जी से। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे शो में। तो कैसा लग रहा है आपको शो में आके? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरी शुभ सर से काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट को लेके बात हो रही थी, पर कभी हाँ कभी ना ऐसे हो रहा था। आज फाइनली मैं आई गई हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो मच वेलकम मैम। और जब से आप आई हैं ना, तो मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, और वो है आपकी आँखें। तो मैं उनका थोड़ा सा समय निकाल के आपकी आंखों की तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत प्यारी आंखें। तो किसी और ने भी बोला कि आंखों की तारीफ़? मैम ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बचपन से ही मिलते हैं कि आपकी आंखें बहुत प्यारी है। और ये पूछते हैं लेंसेज है, मैं नहीं लेंसेज नहीं है, रियल है। तो हाँ। जी। तो प्रतीक्षा, हम म्यूज़िक को लेकर तो बात करेंगे ही, और साथ साथ में मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आया कहाँ से ये खुमार कि मुझे सिंगर ही बनना है? क्यों सोचा? क्यों प्रतीक्षा किसी और फील्ड में नहीं गई? प्रतीक्षा ने वैसे सोचा था किसी और फील्ड में जाने का, क्योंकि जब हम मतलब हमारा वाला टाइम था पढ़ाई वाला, तो उस टाइम एकेडमिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते थे कि कितने नंबर आए हैं और क्या बनेगा बच्चा बड़े होकर, ऐसे वाला टाइम था ना। लेकिन मेरे पड़ोस में एक मौसी रहती हैं, मैंने पहली बात शेयर करी है ये। तो वो म्यूज़िक सीख रही थी, तो वो जब प्ले करती थी, वो कुछ गा रही होती थी, वो मुर्गियाँ लेती थी छोटी छोटी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये कैसे कर रही है और इतना सुंदर कैसे लग रहा है सुनने में। तो फिर वहीं से इंटरेस्ट मेरा शुरू हुआ। और स्कूल में मैं हर फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, गाने का, डांस का भी इवन। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। और फिर 12th के बाद सोचा कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, मतलब क्या होता है ये, मुझे जानना है इस पूरी चीज़ के बारे में। फिर मैंने मेरी मैम थी वंदना शर्मा मैम, उनसे सीखना स्टार्ट किया और बस ऐसी ही जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी बिल्कुल इस तरीके से आपने शुरुआत कर दी। तो प्रतीक्षा, उत्तराखंड इंडस्ट्री को तो आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई है इतनी प्यारी आवाज़ के लिए। तो इस नाम के पीछे का क्या कारण है? नाम का एक्चुअली मेरा ये नाम नहीं था, मेरा नाम कुछ और था। मेरा नाम था शिवानी। और बहुत उस टाइम बहुत कॉमन हो गया था ये नाम। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा कॉमन नाम नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे सोचा, तो फिर प्रतीक्षा रख दिया। ठीक है, तो प्रतीक्षा नाम की ये बिल्कुल आपने जो है हमारे साथ स्टोरी शेयर करी। तो प्रतीक्षा, मम्मी पापा लोगों के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? बहुत चिल वाइब है सबकी। घर पे मेरे पापा मम्मी सब बहुत चिल हैं और सपोर्ट किया है शुरू से ही। तो प्रतीक्षा वैसे भी इतना धीरे ही बोलती हैं या? नहीं, बोलती हूँ मैं, धीरे बोल रही हूँ मैं क्या? ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ? नहीं, वैसे मैं धीरे नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत लाउड भी होती हूँ कुछ टाइम। अभी शायद लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे प्रतीक्षा घुली मिली नहीं है हमारे साथ। नहीं, घुली मिली तो हूँ। अभी तो आप लोगों से बात करी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो प्रतीक्षा, जैसे जब आपने शुरुआत करी अपने करियर की, तो एज अ गर्ल कोई प्रॉब्लम्स फेस करी? जब इस इंडस्ट्री में घुसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आपने फेस करी हो? फेस ऐसे तो मैंने कोई एज सच प्रॉब्लम करी नहीं है, क्योंकि मेरी एक तो शुरुआत ही ऐसे हुई कि मैं मतलब मुझे शुरू से अच्छा ही मिला है, तो मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कि ओ तुम लड़की हो। पर मुझे अपने पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि लड़कियों का पलड़ा थोड़ा कम होता है इस उसमें इंडस्ट्री में। यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस हम लोग को नहीं मिलती है, हम लोग ऐसे रिप्लेस हो जाते हैं अगर कुछ वो नहीं होता है तो। उनको उनके हिसाब से नहीं हो रहा है तो ठीक है, अच्छा, तुम नहीं मतलब तो फिर कोई और कर लेगा। अच्छा, तो ये चीज़, ये इन टाइप्स की दिक्कतें जो हैं आपको, मतलब आपको लगता है ऐसे कि होती मतलब हैं? दिक्कत नहीं बोल सकते उसको, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है किसको गंवाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा गा रही हूँ या फिर
उस मेल सिंगर के साथ नहीं मैच हो पा रहा या मैं स्केल उतना नहीं मैच कर पा रही हूँ, तो फिर मैं हट जाऊँगी, फिर कोई और गा लेगा, ऐसा होता है। पर मेल सिंगर वही रहता है, यही तो होता ये है। एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक कह सकते हैं जिसको कि हमारी इंडस्ट्री में अभी है। तो प्रतीक्षा का बचपन कैसा था? मेरा बचपन, मैम, मैं बहुत शाय थी पहले और बहुत इंट्रोवर्टेड थी, मतलब बहुत सोचती थी, मतलब अपने अपने में रहने वाली, और ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे, बहुत कम, लिमिटेड। तो अब जब मैं यहाँ मैंने एंट्री करी है तो फिर थोड़ा मेरा हो गया। अब यहाँ मैं इतनी शाय नहीं हूँ, अब ठीक हूँ। और यहाँ इंडस्ट्री में दोस्त बने? दोस्त बने भी हैं पर कोई ऐसा है नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सब ठीक है मतलब। अच्छा, मतलब वैसे दोस्ती नहीं हुई हाँ, अच्छी। तो कोई तो होगा जो आपकी फ्रेंड होगी, बचपन से होगी आपके साथ कोई दोस्त। बचपन में मैं बोल तो रही हूँ, मेरे ऐसे कोई ऐसे वो होते हैं ना जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बच्चों के, वो मेरे कभी नहीं रहे। एक थी 11th-12th में बन गई थी एक, फिर उसके बाद होता है ना ऐसे अलग हो जाते हैं, तो बस। आपके दोस्त नहीं है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, बट मतलब जैसे हाय मतलब हेलो ऐसे वाले कि हाय नॉर्मल। हेलो वाला है कि मैं आपको जानता हूँ या ऐसा वाला है मतलब ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। तो प्रतीक्षा को और क्या क्या पसंद है? गाना गाना तो पसंद ही है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो पसंद है? मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, जो मैं शर्माती हूँ करने पे, लेकिन मैं अकेले में खूब शीशे के आगे नखरे करती हूँ तो हमें अब कोई ऐसा गाना मिलने वाला है जिसमें प्रतीक्षा का गाना भी होगा, डांस भी होगा और सिंग वो एक्टिंग भी होगी? हाँ, मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं, इसमें ऐसे मुश्किल वाली तो कोई बात नहीं है, इतनी प्यारी है प्रतीक्षा। और अगर एक्ट भी करेंगी तो 4 चांद लग जाएंगे। नहीं मैम, एक्ट करना मुझे पसंद तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कैमरा के आगे आके वो सब चीज़ें फुस ना हो जाए, इस वजह से। नहीं कभी कोशिश करी? नहीं, कोशिश भी नहीं करी। वो रील्स? लिपसिंग वाला जो वो लेते हैं ना, मैं उसमें भी ऐसा हो जाती हूँ थोड़ा कॉन्शियस, तो मुझे लगता नहीं है, मैं मिरर के आगे ही ठीक एक्टिंग कर लेती हूँ और उतना बहुत स्टेज है। स्टेज पे जब जाने से पहले उस टाइम पे भी लगता है डर? स्टेज पे जाने से पहले मैम पहले बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता, अब मैं फुल कॉन्फिडेंट रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे क्या क्या करना है ना, इस वजह से। ठीक है। तो प्रतीक्षा सबसे पहला गाना कौन सा गाया था? मेरा सबसे पहला गाना मैंने गाया था, एक देवी हैं, पैठानी गांव की, पैठानी साइड पड़ता है उनका वो, तो उनको बोलते हैं बुंखाल कालिंका, तो उनके ऊपर मैंने एक भजन गाया था। और जब शुरू किया था गाना बचपन में, तो तब कौन सा गाना गाया था पहले, याद है? बचपन में तो मैम मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, लेकिन मुझे लग जा गले बहुत अच्छा लगता था, तो वो गुनगुनाती रहती थी मैं। और प्लस जो मैं बताया था ना, मेरी मौसी सीखती थी, तो वो राग सीखती थी, तो वो कुछ भी बंदिश सुनाती थी मुझे, तो वो थोड़ा थोड़ा उनके साथ गुनगुनाती थी। तो अगर लग जा गले हमें भी सुनने को मिल जाए तो? ठीक है मैम, सुना देती हूँ। हम्म, लग जा गले के फिर ये हसी रात ही प्यारा गाया आपने, बहुत ही प्यारा, सच में थैंक यू बहुत सो अच्छा मच मैम। गाया। तो आपने जो क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, तो उसमें आपका फेवरेट राग क्या है? फेवरेट राग है, तो हमने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, लेकिन यमन राग मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि उसमें जो वो म तीव्र लगता है ना तो कुछ वो। हो जाए उसमें, कुछ सुना दो। मैं डायरेक्ट बंदिश ही सुनाती हूँ आपको। हाँ।
केसर रंगन की पिचकारी, केसर रंगन की पिचकारी, अब मत मारो कुंज बिहारी, भीगी जात मोरी नई नई चुनरी, केसर रंगन की पिचकारी, गोकुल की हम भोरी नारी, गोकुल की हम भोरी नारी, सास ननद मोहे देगी गारी, अब सॉरी मैं भूल गई बट ऐसा ही कुछ। बहुत ही प्यारा, सच में बहुत अच्छा गाते हो आप। थैंक यू मैम। और जब जैसे स्टूडियो में गए थे फर्स्ट टाइम, पहला गाना जब आप रिकॉर्ड करने के लिए गए थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं अब सच बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मेरा दिल बाहर आ जाएगा करके क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे होता क्या है, किसी ने कभी ऐसे समझाया नहीं था कि माइक पे ऐसे गाते हैं या क्या, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे नहीं पता था मुझसे क्या काम करवाएंगे, मुझे नहीं पता था। तो मैं उस टाइम इतना डरी हुई थी कि मैंने वो गाना पूरा डर डर में ही गाया, मैंने गा दिया बस, उस टाइम ऐसा था। और स्टूडियो जाने के नाम से ही मुझे पता काफ़ी टाइम तक बहुत डर भी लगता था, क्योंकि ऐसा होता था ना कि मुझे अपना स्केल अच्छे से नहीं पता था उस टाइम, कि अब मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे कौन से स्केल से गवा दे, अब मुझे नहीं आ पाया तो ये सब चीज़ें भी मेरे अंदर रहती थी, डर रहता था कि पता नहीं कैसे गवाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम तक था। फिर वो डर हटा कैसे? वो डर ऐसे हटा कि एक स्टूडियो में मैं जाना शुरू किया जैसे ही, तो वहाँ पे सर काफ़ी अच्छा सिखाते थे कि आप ऐसा नहीं तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं तो। वो धीरे धीरे जाते जाते वो ठीक हो गया था फिर, अब वो नहीं है। अब वो डर बिल्कुल भी नहीं है प्रतीक्षा के अंदर। तो प्रतीक्षा जैसे जब आपने फर्स्ट स्टेज शो किया था, ठीक है, तो डर तो ऑब्वियसली सबको लगता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट स्टेज शो का? अब वो भले आपने अपने स्कूल में किया हो या अब किया हो। मैम स्कूल में भी काफ़ी स्टेज किए थे मैंने, वो डर तो अलग ही था, पर ये जो ऐसे सामने पब्लिक आपको देखने आई है कि कौन है लड़की क्या गा रही है, तो वो वाला डर अलग ही था। वो भी मैंने जब फर्स्ट टाइम शुरुआत ही मैंने नेगी जी के साथ जाके करी है, तो मतलब मैंने बहुत गलतियां करी है स्टेज पे। मैं लिरिक्स डायरी में लिखे हैं, लिरिक्स मैं भूल गई क्या गाना है आगे, और इतना डर लगता था उस टाइम। पर फिर धीरे धीरे जैसे गाना शुरू किया स्टेज पे, पता चला कि इतना कुछ डरने वाली बात नहीं होती है, सब कुछ सेट होता है, स्केल पीछे से डिसाइड करके जा रहे हैं किस पे गाना है, बस गाना ही तो है, वो खुद से फिर हट गया परफॉर्म करते करते। जी, तो आपने जैसा भी बताया कि आपने शुरुआत जो अपने स्टेज शोज़ की करी वो नेगी जी के साथ करी, तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? एज़ एन आर्टिस्ट आप उनके साथ काम कर रहे हो, उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हो, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ील हुई हैं? मैम मैंने एक चीज़ सर के उसमें नोटिस करी है कि आप जितनी भी गलतियां कर लो ना, वो आपको उतनी बार माफ़ कर देंगे। ये मैंने हर किसी के अंदर नहीं देखी है, अभी तक तो नहीं देखी है। मैंने बना जैसे आपको बताया, मैंने बहुत सारी गलतियां करी है। इवन एक न्यूज़ चैनल का एक शो था, तो उस पर एक गाना परफॉर्म करना था सर के साथ। लिरिक्स मैं बिल्कुल वैसे लिखे हुए हैं डायरी में, ऐसे हाथ के आगे पकड़ी हुई है, गाते गाते भूल गई, पीछे कोरस वाले ज़ोर ज़ोर से लिरिक्स बोल रहे हैं, मेरे को तभी पे एकदम ब्लैंक हो गई कि मेरे को करना क्या है अब। फिर सर ने थोड़ा ऐसा इशारा करके मैंने गाना शुरू कर दिया, गा दिया, वो गलती हुई। फिर एक बार फिर स्टेज पे गई, वहाँ पे लिरिक्स भूल गई, कभी बीट से ऑफ हो गई। तो ऐसी सब डिस्कस कर रहे थे बैठ के, और मैम ने ऐसी मजाक में बोल दिया कि बहुत गलतियाँ करी हो, अब देखना पड़ेगा आगे से बुलाने की नहीं। तो मुझे पता था मैम मुझे टीज़ करी है, लेकिन फिर सर आए, सर ने बोला कि अरे हमारे साथ जाके नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार इतने बड़े इंसान ये बात बोल रहे हैं जिनके साथ मैंने इतनी गलतियाँ कर दी है, तो मतलब क्या ही है वो, फिर भगवान ही है। इसीलिए ये बस यही बात है। तो आपको उनके साथ बहुत अच्छा लगा हाँ, काम करके? बहुत अच्छा लगा। पहला गाना कौन सा था जो आपने नेगी जी के साथ किया था? एज एन स्टूडियो रिकॉर्ड में या फिर स्टेज परफॉर्म? स्टूडियो रिकॉर्ड में। अच्छा, स्टूडियो में मेरे को एक दिन सर का कॉल आता है कि आप गाना करोगे एक, ऐसे पूछते हैं सर गाना करेगी? तो मैंने बोला हाँ जी सर। फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे सुनाया, वो वैसे सर के गाने राग बेस्ड ही होते हैं मोस्टली, तो उन्होंने एक गाना सुनाया, भाबर नी जौला था
था उस गाने का नाम। तो उन्होंने मुझे सुनाया और मेरे को वैसे भी फील वाले गाने ही पसंद है, तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि वैसे ही टाइप का गाना है जैसे मुझे सुनना और गाना पसंद है, तो वैसे वो रिकॉर्ड हुआ गाना। तो भाबन्नी जौला तो सबसे बेहद खूबसूरत, वो बहुत ही सच में बहुत प्यारा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस और हमारे लिए 2 लाइनें हो जाएं। ठीक है मैम, 2 ही लाइन सुनाती हूँ। नहीं, 4 भी सुना सकते हो, इच्छा के ऊपर है। ठीक है। यख पहाडुमा जडु वेगे भारी, यख पहाडुमा जडु वेगे भारी, 4-6 मैना भगी, मैना 4 भगी, भाबर जयोला, भाबर जयोला, तुम्हारी माया माँ हिंद क्या उमर भी, तुम्हारी माया माँ हिंद क्या उमर भी, यखी कटी जाली सुआ, यखी रे जोला सुआ, भाबर नी जोला, भाबर नी जोला। बहुत ही बेहद खूबसूरत। तो प्रतीक्षा, रियाज भी करते हो आप? मैम रियाज़ करना मैंने, हाँ मतलब करती हूँ मैं, इसलिए हंसी उस बात पे क्योंकि जो मेरे फ्रेंड आए हैं मेरे सामने बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित बोल सकते हैं उसको किया है रियाज़ करने में, कि रियाज़ नहीं करोगे तो फिर ठप हो जाओगे, तो करना शुरू कर दिया है रियाज़। तो डेली का क्या रूटीन रहता है प्रतीक्षा का? मैम कोशिश तो यही रहती है कि और जल्दी उठूँ, लेकिन 6 बजे तक उठ ही जाती हूँ, मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाती हूँ और फिर स्वरों का रियाज़ करती हूँ। स्वरों का रियाज करते हैं, फिर जैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती होंगी तो वहाँ जाते हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा आर्टिस्ट लगता है जिसके साथ आपने अभी तक काम किया है? हैं तो सभी अच्छे, पर मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तो नेगी जी हैं। तो उनके साथ काम करने का बहुत ही ज़्यादा वैसे। और जैसे आप गढ़वाली गाने भी गाती हैं, तो हिंदी भी गाती हैं और इंग्लिश भी मैंने सुना है कि आप गाती हैं। तो फेवरेट सिंगर कौन है इंग्लिश सॉन्ग्स में? इंग्लिश हैं तो काफ़ी सारे वहाँ पे भी, लेकिन एक बैंड हुआ करता था वन डायरेक्शन, तो उनके गाने मुझे रटे हुए थे, मतलब ऐसे रटे हुए बोलता है ना, बिल्कुल वो थे मेरे को। तो उनके गाने गाती थी, टेलर स्विफ्ट के, जस्टिन बीबर, ये मतलब ज़्यादा अंदर वाला हिसाब किताब नहीं था इंग्लिश में, वही जो एकदम चल रहे होते थे उस टाइम उनके गाने तो सुनती थी क्यों और ना गाती थी। प्रतीक्षा का एकदम हिडन इंग्लिश वाले गाने हम भी सुने। तो वन डायरेक्शन का एक गाना जो आपने वन रटा हुआ है। डायरेक्शन का तो वो उन लोग हाइएटस पे चले गए थे, तो उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक सुनने भी नहीं, और मैं अब सुनती भी नहीं उन लोग के गाने। कोई बट सा भी एक इंग्लिश सॉन्ग जो आपका मन है। You got that James Dean Trey. Sorry. कैसे गाती हूँ? You got that James Dean daydream look in your eyes, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style. We never go out of style. You got that long hair slicked back, white t-shirt, and I got that good girl faith and a tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time. We never go out of style. We never go out of style. Oh, this was also good. तो प्रतीक्षा, जैसे आपने बताया कि आपको बहुत वैसे फील्स के गाने पसंद है, आपको बिल्कुल स्मूथ। अगर एक प्रोजेक्ट प्रॉपर आपको दे दिया जाए कि आपके हिसाब से होगा ये गाना पूरा, तो कैसे करेंगे आप? मैम मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे थोड़ा पेपी सॉन्ग गाने का मन था मेरा। मैंने एक लिरिसिस्ट के साथ शेयर भी किया था। तो अब पेपी सॉन्ग का एग्जांपल कि यहाँ आपको कैसा, तो मैंने बोला पेपी सॉन्ग की मतलब
तो मैंने प्रियंका मेहर का एक गाने का एग्जाम्पल दिया, तो वो एक्चुअली मेरे पे हंसने लग गए थे कि आपकी आवाज़ में अच्छा भी लगेगा ये, मतलब गा भी पाओगे। तो वहाँ से मेरा ऐसा हो गया, तो फिर मैंने बोला छोड़ो, बोलना ही बंद कर दिया फिर। मतलब ऐसा मेरा मन है पेपी गाना गाने का एक। तो पेपी गाना गाने का आपका मन है। तो प्रतीक्षा, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है? मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय देहरादून से। हाँ जी, देहरादून। तो क्या सोचा, देहरादून की लड़की ने अचानक से ऐसा क्या सोचा कि भाई मुझे उत्तराखंडी म्यूजिक करना है? मैम सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था एक्चुअली। जब मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मामा जी जो हैं उनको बहुत शौक है, गाने गाते भी हैं, टूटा फूटा गाते हैं, पर बहुत पसंद है उनको गाना। और इवन मेरी मम्मी को, मेरे घर पे मतलब ऐसा है थोड़ा म्यूज़िकल वाला। तो मेरे मामा ने बोला तू इतने टाइम से सीख ही रही है, मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू जाती है सीख रही है, राग लिख के ला रही है, कर क्या रही है तू इनका, कुछ ट्राई कर। कि मैं एक उनके कोई फ्रेंड थे, वो शायद बहुत पहले म्यूज़िक उसमें काम करते थे, तो उनका नंबर लिया, फिर किसी स्टूडियो का नंबर लिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि चल एक गाना तेरा रिकॉर्ड करवा के लाते हैं। तो वैसे स्टार्ट हुआ, और सोचा भी नहीं था कि मैं इसको कर भी पाऊंगी आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं बहुत डरती थी स्टूडियो के नाम से ही। पर धीरे धीरे वो पता नहीं खुद से ही कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता चला। तो गढ़वाली बचपन से घर में बोलते थे सब? हाँ जी। तो इसलिए मतलब सीख ली बचपन से ये? बिल्कुल। हाँ मतलब मैं छोटी थी ना जब से, बहुत ही छोटी, मतलब तब से मामा के साथ गाँव भी जाती थी, तो वहाँ तो सब गढ़वाली में ही बात करते हैं, तो इसलिए सीखी है। बिल्कुल। तो प्रतीक्षा, जैसे आपका क्या ख्याल है कि जो पलायन हो रहा है, पलायन कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी बोली को, हमारी भाषा को, हमारे पहनावे को, हमारे रहन सहन को इफ़ेक्ट कर रहा है? मैम ये बात अगर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछते तो शायद हाँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग वापस उसी उस पे जा रहे हैं, मतलब अपने पहाड़ों की तरफ थोड़ा रुख होना शुरू हो गया है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, सब पहनावा बड़ा वो सब चीज़ें हो रही है। गढ़वाली बोलने में खुद को नहीं शर्माते हैं अब, जैसे पहले होता था कि गढ़वाली हम नहीं, हम तो नहीं है, तो ये अब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन पलायन का रीज़न जो है, अगर वो सॉल्व हो जाए तो क्या पता लोग कंप्लीटली उधर की तरफ चले ही जाएं, पहाड़ों की तरफ। तो आपको ये लगता है कि एज सच उसका अभी हमारे कल्चर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा नहीं है? पड़ रहा है, सब बहुत एंगेज हो चुके हैं अब कल्चर के साथ, पहले नहीं थे अब हो चुके हैं। इंटरेस्ट भी दिखाते हैं बच्चे कि अच्छा ये कौन सा त्यौहार है, या फिर अच्छा ये क्या है, पहनते हैं इसको, कैसे पहनते हैं, खूब मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना। तो मुझे अब ऐसा तो नहीं लगता है कि अब कुछ फ़र्क पड़ रहा है, पलायन का रीज़न ही कुछ और है। तो प्रतीक्षा का ऐसा कौन सा गाना है जो सबसे दिल के करीब गाना है? अपना भी हो सकता है और कोई और गाना भी हो सकता है जो दिल के सबसे करीब है। गाना तो सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे, ऐसा कोई एज सच फेवरेट भी नहीं है, मैं सब टाइप के सुनती हूँ गाने, बस फील वाले पसंद हैं। अच्छा, फील वाले गाने पसंद हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई सॉन्ग किसी के लिए गाया हो स्पेशली? हम्म, पहले तो कभी नहीं गाया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मेरे कज़न थे उनको खोया है, तो उनको सोच के बहुत सारे गाने रिलेट करती हूँ उनके साथ। तो उनका सोच के कोई गाया है आपने? मेरे को याद है कि भैया को गाने सुनना बहुत पसंद था, तो उनके साथ सुनते थे वो मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद बिग ब्रदर, उसका एक गाना था, वो गाती थी मैं। और अब सुनाने के लिए मत बोलना क्योंकि थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। प्रतीक्षा, फील को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपने कहा कि आपको इस टाइप के फील के गाने पसंद हैं, तो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? थोड़ा मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर फील को सब सिंगर्स बोलते हैं कि फील इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए, तो उसको थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब करो। मैम फील वाले गाने मेरे को ऐसा लगता है कि अब फील तो हर तरीके का होता है ना, अब डांसिंग वाला भी है, वो सब है, लेकिन स्लो गाने थोड़े, जो इंसान अगर किसी शांत जगह पे बैठा है तो बैठ के सुन सके, वैसा फील, जैसे लग जा गले हो गया। और एक पंजाबी सॉन्ग आजकल मुझे बहुत पसंद है, इश्कावे, वो हो गया। तो ये ऐसे टाइप के गाने। तो इस टाइप के जो फील वाले गाने हैं, बिल्कुल स्मूथ वाले, वो आपको ज़्यादा हाँ, पसंद है? स्लो। और प्रतीक्षा अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होती? शायद किसी बैंक में कुछ होती जॉब कर रही होती, यही कुछ होता मैम, क्योंकि इसके अलावा तो शायद, क्योंकि अगर मैं सिंगर बन गई हूँ तो मतलब मुझे इतनी फ्रीडम मिली है कि जो करना है वो कर सकते हो। जी। आपके लिए गढ़वाली म्यूज़िक क्या है? हम गढ़वाली म्यूज़िक,
फ़िलहाल अभी तो यही है सब कुछ, क्योंकि मुझे यही काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इसमें ही। मैं मूवीज़ में भी गा रही हूँ और हाँ, मतलब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या है, अब मुझे भी नहीं पता, शायद कुछ टाइम बाद पता चल जाए। हिडन टैलेंट क्या है प्रतीक्षा के अंदर जो अभी तक किसी को भी नहीं पता? हिडन तो शायद अब नहीं रहा, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना भी पसंद है, वो भी मैं थोड़ा बहुत रील्स पोस्ट करती रहती हूँ। तो रील्स में सबको देखने को मिल जाता है। तो प्रतीक्षा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, जो अभी तक आपने ज़िंदगी जी है उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि कैसे कैसे मौके आपने देखे हैं, कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैम लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत, ऐसा कुछ हार्डशिप मुझे भी देखने को मिली नहीं है, बहुत स्मूथ ही रहा है मेरे लिए, क्योंकि बचपन से ही फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है। म्यूज़िक हो, चाहे डांस करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, शुरू से ही फुल सपोर्ट रहा है। और फिर जब मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, अभी तक मैं जिनसे सीख रही हूँ, तो अच्छा रहा है। और जैसे मैंने स्टूडियोज़ में जाना शुरू करा, मैंने आपको बताया मैं बहुत डरती थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया है हमेशा, और मेरे लिए बहुत इजी बनाया है, मैं ये बोल सकती हूँ। और जैसे मुझे नेगी जी के साथ गाने का जो मौका मिला है, उसमें जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई, वो मतलब वही सपोर्ट मुझे शुरू से ही मिला है। और जर्नी अभी तक स्मूथ ही है, थोड़े बहुत हार्डशिप तो हम लाइफ में आते हैं, वो शायद मैं डिस्कस करके वो चीज़ मैं अपने ऑरा में नहीं लाना चाहती हूँ भी मैं चाहती हूँ पॉजिटिव रहे और आगे भी अच्छा ही हो। जी बिल्कुल। तो प्रतीक्षा जैसे आप, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है या कोई भी अपना जो करियर है वो सिंगिंग में शुरू करना चाहता है, तो उसको आप किस तरीके से गाइड करेंगी? मैम मैं उनको इसी तरीके से गाइड करूँगी कि आपको, एक तो वो जो भेड़ चाल वाला होता है ना, वो ना, उसमें ना जाएं। आपको जो पसंद है पहले तो वो करने की कोशिश करें और सीखें। मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने शुरू कर दिया है तो आपने सीखना वीखना सब छोड़ दिया, सीखते भी रहो, बस यही। जी, तो प्रतीक्षा आपका एक माइंडसेट क्या है? क्योंकि आजकल जो है डांसिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है कि क्या गढ़वाली कल्चर में सिर्फ डांसिंग सॉन्ग्स ही आने चाहिए, या जैसे पुराने सॉन्ग्स नेगी जी के होते हैं तो उन वो सॉन्ग्स भी आने चाहिए? क्योंकि वो सॉन्ग्स अब आने बिल्कुल, मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत कम हो चुके हैं और डांसिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो वो उसके ऊपर क्या थॉट हैं आपके? मैम मेरे को ऐसा लगता है कि हम ऑडियंस को जो परोस रहे हैं ना, वो वही ले रहे हैं। अब इतने टाइम से एक टाइम देख लिया कि डांसिंग वाले गाने चल रहे हैं, तो सब वही वही उसी पे चल रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि क्या पता अगर हम उनको कुछ अलग दे तो वो एक्सेप्ट करे उस चीज़ को। वो, और एक तो हमने ये सोच लिया ना कि हम खुद के उसमें सोचना ही बंद कर दिया है कि हमें खुद भी कैसा लोगों को दिखाना है चीज़ें। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनको अच्छा डांस वाला पसंद आ रहा है तो हमें वही करना है। तो क्या पता एक बार हम एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हैं कि ऐसा गाना दे दें। जैसे कि एक कुछ टाइम पहले ही एक लड़का है राकेश मंडराल, उसका एक गाना आया था दिन बिसरे जांदा, तो वो भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो भी इसीलिए हाँ। किया ना क्योंकि उसने वो अब कर दिया, उसको वो पसंद था, उसने गाया, अपलोड किया, लोगों ने पसंद भी किया। अगर वो ये सोचता कि यार डांसिंग वाले चल रहे हैं, इसको डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो शायद हमें इतना प्यारा गाना मिलता ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि एक्सप्लोर करना चाहिए और उनको हमें करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक बोल सकते हैं ना बच्चे जैसे ही हैं ऑडियंस हमारी, हम उनको जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं बस। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी तरफ से थोड़ा इनपुट देना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए कि ये भी है एक साइड, सिर्फ डांस ही नहीं है, ये भी है। तो प्रतीक्षा आप फोक भी आपने सुना होगा, जैसे हमारे मांगल होते हैं, तो वैसे ही कोई फोक कंपोजिशन सुनी है? फोक कॉम्पोजिशन मैम मैंने सुनी है, मैं एक टाइम पे ग्रुप के साथ ऐड थी, सुर संगम, तो वहाँ मैंने बहुत सारे फोक सॉन्ग सुने और सीखे हैं। तो कोई एक सॉन्ग? जैसे दर्जी दिदा भी है एक गाना, और पर जैसे मैं चाह रही हूँ कि एक फोक सॉन्ग है मैम वो, अम, जैसे उसके बारे में है वो कि पेड़ को बचाओ, यही सब कुछ है, तो उसके ऊपर एक गाना है। हाँ, तो सुना दीजिए। तो वो मैं ज़रूर सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आजकल ये चल भी रहा है।
को छे बटोई घाम च तेलू झीट बैठी जा डाली का छेलू को छे बटोई घाम च तेलू झीट बैठी जा डाली का छेलू छेलू बैठीली पाती ना तोड़ी पाती तोड़ीली फौकी ना तोड़ी को छे बटोई घाम च तेलू झीट बैठी जा डाली का छेलू। ये बहुत ही प्यारा। तो प्रतीक्षा, आप गवर्नमेंट को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कि गवर्नमेंट आर्टिस्ट के लिए चीज़ें कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो आप क्या चाहती हैं एक वो इनपुट देना जो गवर्नमेंट करे ताकि आर्टिस्ट का डेवलपमेंट हो, तो वो क्या चीज़ें हैं? मैम कर तो रही है गवर्नमेंट, काफ़ी सारे शोज़ भी ऑर्गेनाइज कर रही है, काफ़ी जगह पे मैं भी उनका हिस्सा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि कुछ शायद पेमेंट वगैरह का कुछ होता है, बहुत कम होती है, तो उससे आर्टिस्ट को भी बहुत ऐसा होता है कि इतना ही मिल रहा तो क्या मिल रहा है, मतलब मुझे इतना करके भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, थोड़ी पेमेंट की जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ा देना चाहिए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, वैसे तो मैं हर आर्टिस्ट से ये सवाल पूछती हूँ कि हमारी उत्तराखंडी इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है और एक ऐसी चीज़ जो आप हटाना चाहती हैं, और एक ऐसा इनपुट जो आप ऐड करना चाहती हैं अपनी तरफ से। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, अच्छी तो काफ़ी अच्छी है सोचना कि पड़ रहा है। सब लोग अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उसका इन आउटपुट क्या है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि लोग अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं पूरी कोशिश कि हमारा कल्चर अपलिफ्ट हो। और एक ख़राब चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे लोग आपको आपकी पर्सनल लाइफ से भी जोड़ के ऐसे जज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ शायद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग हो, तो शायद हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा और बदलाव और अच्छी हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज़ जो आप ऐड करना चाहती हैं अपनी तरफ से? ऐड मैं यही करना चाहती हूँ कि हर तरीके के गाने आए। जैसे आपने अभी बताया था कि फीमेल्स को बहुत जल्दी रिप्लेस कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है किस तरीके से वो चीज़ चेंज कैसे हो सकती है? क्योंकि आप ही नहीं, बहुत सारी सिंगर्स फेस कर रही होंगी ये चीज़ें, जो और भी गाती हैं, जो अभी बेचारी उभर रही हैं या जो अभी आ रही हैं इंडस्ट्री में, तो उनको किस तरीके से, मतलब आप सोचते हो उस चीज़ पे कि कैसे ये चीज़ चेंज हो सकती है? मैम मैंने आपको बोला ना कि जैसे फीमेल आर्टिस्ट को ऐसे ही देखते हैं कि ठीक है, ये ऐसे चेंज हो सकता है कि अगर किसी एक फीमेल आर्टिस्ट में पोटेंशियल है, तो आप भाई मेल को चेंज कर दो, अगर वो अच्छा गा रही है और वो अच्छा नहीं गा पा रहे हैं स्केल नीचे करके या कुछ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये करने के लिए तो मुझे सबके माइंडसेट ही बदलने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। तो हाँ, तो आपको लगता है कि ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। अब थोड़ा सा प्रतीक्षा से पूछते हैं कि प्रतीक्षा के लिए प्यार क्या है? मेरे भैया, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो उनके साथ की कोई एक मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो? मेमोरीज तो मैम काफ़ी सारी हैं, बट मुझे एक वो बहुत अच्छी तरीके से याद है कि भैया जैसी छुट्टी आते थे ना, तो कुछ नए गाने लेके आते थे सुनने के लिए, जो हमने भी नहीं सुने होते थे। तो एक बार भैया छत्तीसगढ़ का कोई गाना लेकर आए थे, बहुत फ़नी था वो गाना, पर वो हम सारे के सारे फिर भाई बहन मिलके ऐसे गाते रहते थे बैठ के, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो गाना याद है आपको? गाना तो याद है, पर मैं गाना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो थोड़ा फ़नी है, इस वजह से। जी। तो भैया के साथ प्रतीक्षा का बॉन्ड कैसा था? क्या चीज़ें ऐसी थी जो उनकी आपको इंस्पायर करती थी? भैया हर तरीके से ही हमारे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, हम सभी भाई बहनों के लिए एक्चुअली, सिर्फ मेरे लिए नहीं। बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो मैंने भैया से हार्ड वर्क करना सीखा है, और सबको साथ में लेके कैसे चलते हैं वो सीखा है। और
बहुत सारा प्यार कैसे देना है किसी को। तो भैया के साथ बॉन्ड बिल्कुल, शरारतें नहीं करते थे आप? डांट भी बहुत पड़ती होगी। शरारतें करते थे, डांट भी खाते थे भैया की। और भैया का ऐसा दिल था कि अगर किसी चीज़ के लिए भैया ने मुझे डांट दिया तो बाद में बुला के ऐसे 100 रुपये पकड़ाते थे कि ले जा, और खुश हो जाते थे, हाँ भैया ने पैसे दिए। तो ऐसे होता था। तो भैया के साथ बॉन्ड बिल्कुल वैसा था, लेकिन डर भी लगता होगा भैया से। हाँ, डर भी लगता था, पर ऐसा होता था कि एकदम चिल वो भी रखते थे भैया, डांटते भी थे और प्यार भी उससे फिर डबल ट्रिपल प्यार करते थे। और प्रतीक्षा ने कभी पढ़ाई के लिए भी खाई है डांट? बहुत भैया से तो बहुत डांट खाई है। मतलब हम लोग का ऐसा होता था कि अब सारे सिबलिंग्स में सबसे बड़े, मतलब सारे कज़न सब मिला के अब सबसे बड़े वही लोग थे। तो भैया और उनकी बहन, मतलब दोनों भाई बहन, तो उनका ऐसा होता था कि पढ़ाई का टाइम है, आप शाम को बैठोगे 6:30 बजे, उठोगे 9:30 बजे। उसके बीच में फिर तुम उसके भले तुम पढ़ाई करो, तुम इधर उधर देखो, पर 6:30 से 9:30 तो मतलब उतना टाइम बैठना पड़ेगा। तो वो ऐसा रहता था कि हम बैठे रहते थे, भले ही हम इधर उधर देखें या कुछ करें, पर बैठ जाते थे। तो मतलब बेवकूफ़ भी बनाते थे उस टाइम पे? नहीं, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बनाते थे, पढ़ते थे, पर हाँ, नहीं बेवकूफ़ नहीं बोलूँगी हम भाई। तो वो आपके कज़न थे? हाँ जी, मेरे पापा लोग 4 भाई हैं। तो जो मेरे सेकंड नंबर वाले ताऊ जी हैं उनके बेटे थे, तो उनके 2 बच्चे हैं, दीदी और भैया, वो हमारे दोनों बड़े भाई बहन। तो वो ही सबसे बड़े थे सारे भाई बहनों में, और पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करने के लिए भी वही ज़्यादा हमें बोलते थे, तो इसीलिए जो भैया लोग बोलते थे वो करना पड़ता था। तो जैसे आपका निग्गी जी के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है, आपने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी भी जानी होंगी जो औरों को नहीं पता। तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस या कोई एक ऐसी कहानी या किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मैम, सर वैसे काफ़ी सारी स्टोरी सुनाते हैं अपनी। तो बीच में एक चल रहा था पॉलिटिक्स को लेके, तो उसमें सब एक्सपेक्ट करते हैं कि नेगी जी का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि वो सीनियर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। तो उन्होंने एक चीज़ शेयर करी थी कि जब जो भी गाने मैंने लिखे हैं वो मेरे साथ अगर कुछ हुआ है उसके एक्सपीरियंस से मैंने लिखे हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया कि मेरे को उसके अगेंस्ट बोलना है तो मैंने गाना लिख दिया और कर दिया। मेरे साथ कुछ हुआ है, इसी वजह से मैंने उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा गाना लिखा है। हाँ। तो जो कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिना किसी थॉट के या किसी चीज़ के, तो आप बस हमारा सपोर्ट करो। तो वो उनका ये कहना होता है कि आप जो चीज़ के बारे में आप, या किसी पॉलिटिशियन से या किसी चीज़ को लेके आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पहले उसकी जड़ को जान लीजिए या उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप ये बात अपनी सामने रख रहे हो मीडिया के सामने, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ये कारण है, इस वजह से हम आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ताकि आप उनको काउंटर कर सके और वो उसी हिसाब से आंसर कर सके। वरना सांत्वना देने वाली बात है कि सामने वाला भी आपको दे देता है और फिर आप बोलते हो कि ठीक है, हो गया। तो उन्होंने ये चीज़ सिखाई कि अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो सब चीज़ों के प्रूफ भी लेकर आओ, ताकि वो आपको उसी तरीके से काउंटर करें। सिर्फ ऐसे ना हो कि टालने वाली बात कि हाँ हमने कर दिया और हो जाएगा ऐसा ऐसा। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि अगर आपने कुछ ऐसा है आपके साथ हो रहा है तो प्रूफ लेकर जाओ और दिखाओ भाई ये हो रहा है, मुझे इसमें ये चेंजेस चाहिए। जी। तो अगर प्रतीक्षा के क्रश के बारे में पूछा जाए तो कौन है प्रतीक्षा का क्रश? हम क्रश तो स्कूल टाइम में हुआ करता था, अब तो उसका नाम बता दो। नहीं, स्कूल में क्रश भी ऐसे नहीं, कोई एक्टर होता था एक। हाँ, तो एक्टर ही, कोई एक्टर या सिंगर, हमारी इंडस्ट्री से भी हो सकता है और बाहर से भी। नहीं, इंडस्ट्री में तो नहीं था कोई। मुझे पहले सलमान खान मुझे बहुत पसंद था। हाँ। और अब कोई ऐसा एक्टर है जो आपका फेवरेट हो? अब तो मैंने मूवीज़ देखना ही बहुत कम कर दिया है। और बॉलीवुड में अगर कहा जाए कि आप किसी से इंस्पायर होती हैं तो वो कौन सा सिंगर है? सिंगर मैम लता मंगेशकर जी और श्रेया घोषाल जी। और आजकल मेरी न्यू इंस्पिरेशन, न्यू तो नहीं ऐसे नहीं बोल सकती मैं, मतलब सुनिधि चौहान मैम को देख के मैं बहुत ऐसा होता है फैसिनेशन उनको देख के कि यार कैसे कर रही हैं उनके स्टेज शोज वगैरह स्टेज शोज देख के। हाँ, जिसके लिए हमें लोग जज कर रहे हैं आजकल पर कि वो डांस भी कर रही हैं, वो गा भी रही हैं, वो मतलब वो एकदम परफॉर्मर टाइप, तो वो चीज़।
तो उनसे आप इंस्पायर होती हैं। अगर बोला जाए कि आपको किसी एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करने को मिलेगा, तो वो कौन सा आर्टिस्ट होगा जिसके साथ आपका ड्रीम है काम करना और आप चाहती हैं उनके साथ काम करना? यहाँ इंडस्ट्री में या यहाँ भी हो सकता है, बॉलीवुड में भी हो सकता है। मैम विशाल मिश्रा, उनके साथ उनके आपको साथ मैं चाहती हूँ, काश, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये चीज़, हो जाए क्या पता। बिल्कुल हो जाएगी। तो विशाल मिश्रा के कैसे सॉन्ग्स आपको पसंद है? वैसे तो वो बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी करते हैं, सैड सॉन्ग्स भी करते हैं, तो कैसे रोमांटिक वाले ज़्यादा पसंद है या सैड वाले? मैम मुझे उनके सारे ही गाने पसंद है, मतलब ऐसा कोई एक एक नहीं बता सकती, सारे ही पसंद है। कोई एक फेवरेट सॉन्ग हो उनका जो आपको बहुत पसंद हो? अभी मैम मेरे को है तो एक फेवरेट, लेकिन मुझे ना उसका वो लिरिक्स नहीं याद आ रहे हैं, टाइटल नहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो मैम हम अपने सभी गेस्ट को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो गिफ्ट देते हैं, बाबा केदार की छोटी सी स्मृति। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको भी दूँ। श्योर मैम। तो प्रतीक्षा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? मैम अगर आप मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बोल सकते हो आपको जो फील हो रहा है। अच्छा नहीं, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। जो बात हमने की है उसमें कई पॉइंट्स ऐसे भी निकल के आए जो शायद आपके बारे में लोगों को नहीं पता होंगे, और कई ऐसे इनपुट्स भी दिए आपने जो हमारी इंडस्ट्री को चेंज करने चाहिए, या अच्छे ऐसे इनपुट्स भी थे कि भाई जिनके बारे में पता ही नहीं लोगों को, तो उसके बारे में भी जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में अपने अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।